Today we are going to start with chapter 7, that is from trade. How they traded, and first they came to India to trade, and after some time they started living here only, और उन्होंने अपनी अपनी territory बना ली. So, as you all know, we will talk about the historical importance of 600 CE and British expansion under Lord Wellesley. East India Company का trade के बारे में बात करेंगे. So, let's talk about the Aurangzeb. Aurangzeb कौन थे? He was the last great Mughal, and what he did, he died in 1707. Successor कौन थे? Later Mughals थे, वो weak थे in administration and incompetent. देखो, एक तो administration नहीं कर पाते थे, weak थे, और family वो भी नहीं थे, incompetent थे. The noble and Mansardar become powerful once again. The Subedar or governors who control the revenue and military administration consolidated their position, and a time came when they hardly paid any debt. एक time ऐसा भी आया कि उन्होंने कोई रेवेन्यू पे नहीं करा रॉयल टेरिटरी को, एंड सिंस द बिगनिंग द मेन इनकम ऑफ द मुगल एम्पायर वाज फ्रॉम लैंड. जो उनकी मेन इनकम थी वो कहाँ से आती थी? लैंड रेवेन्यू से आती थी, राइट. सो पीजन एंड जमींदार वर प्रेशराइज्ड टू जनरेट मोर रेवेन्यू. उनको प्रेशराइज करा, पैसे आप और रेवेन्यू जनरेट करो, एंड फॉर दैट दे रोज इन रिवोल्ट इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न. इसकी वजह से उन्होंने क्या करा भाई? लड़ाई करने लगे, रिवोल्ट करने लगे. कहाँ पे? नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में. एंड लोकल चीफ्टेन कंसोलिडेटेड देयर पोजीशन. उन्होंने क्या कर, जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेस थे उनको सीज करा. जो सक्सेसर थे औरंगजेब के, दे कुड नॉट एक्सरसाइज एनी कंट्रोल. स्लोली द पावर शिफ्टेड फ्रॉम द एम्परर टू द गवर्नर, लोकल chieftains and media. So by the second half of 18th century, what happened to British? They could be seen on the economic as well as political front. And let's read how trading company gained political strength. भाई, जो कंपनी यहाँ के इंडिया में ट्रेड कर रही थी, तो अब उसको पॉलिटिकल स्ट्रेंथ कैसे मिल गई? दैट आई विल टेल यू फर्दर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस. व्हाट हैपेंड? वो इंडिया में आए थे ट्रेड करने स्पाइसेस का, एंड गुड्स वर फेमस ऑल ओवर द यूरोप एंड एशिया. द मेडिवल पीरियड सॉ एन इंक्रीज इन फॉरेन ट्रेड एंड इंडियन रूलर्स टुक कीन इंटरेस्ट. भाई, उन्होंने देखा कि फॉरेन ट्रेड ज्यादा हो रहा है, और इंडियन रूलर्स ने क्या करा? इंटरेस्ट लिया कि चलो हम प्रॉफिट गेन करते हैं फ्रॉम ओवरसीज ट्रेड. एंड इट वाज साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी. किसका साइन था? प्रोस्पेरिटी का. एंड टिल द अर्ली 17th century, मर्चेंट्स और बिजनेसमैन फ्रॉम अब्रॉड यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आते हैं, बट स्लोली द नेचर ऑफ ट्रेड चेंज. जो गवर्नमेंट थी, दे हैव वेरियस फॉरेन कंट्रीज स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन ट्रेड. भाई, अब क्या होने लगी? जो गवर्नमेंट थी, वेरियस फॉरेन कंट्रीज की आपको इंटरेस्ट लेने लगी. किसके साथ? ट्रेड रिलेशन करने के साथ. किसने? इंडिया के साथ. सो ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन ईस्ट. ईस्ट में आती है, ट्रेड करती है. सो इट वाज इन 1600 CE that East India Company acquired an exclusive character from Queen Elizabeth I कि हम ट्रेड करेंगे ईस्ट के साथ. So this gave the East India Company the sole right to do among all English trade companies, ensuring that there was no competition from the other company. Trading companies of that time generally worked to make profit. और क्या करना चाहते थे वो? जितना भी कॉम्पिटिशन था उसको रिमूव करना चाहते थे. एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑल्सो सेट आउट टू क्रॉस द ओशन टू डू बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट. और जो उनके बिजनेस प्लान थे वो क्या थे? टू लुक आफ्टर द न्यू लैंड. नए नए लैंड देखो, चीप गुड बाय करो, मतलब सस्ते, और उनको ज्यादा प्रॉफिट में बेको यूरोप में, मतलब हायर प्राइसेस पे वो बेचते थे. फिर हम बात करते हैं रॉयल चार्टर दैट रूल्ड आउट द कॉम्पिटिशन. एक कॉम्पिटिशन रूल्ड आउट करा फ्रॉम इंग्लैंड, बट इट कुड नॉट स्टॉप अदर कंट्रीज फ्रॉम सेंडिंग देयर ट्रेडिंग कंपनीज टू डू बिजनेस विद द ईस्ट. तो पोर्टुगीज सबसे पहले आते हैं टू मेक देयर प्रेजेंस दैट इज नोन इन इंडिया, टू एस्टैब्लिश देयर बेस इन गोवा. और वो क्या एस्टैब्लिश करना चाहते थे? अपना बेस गोवा में. द सी रूट ऑफ इंडिया वाज डिस्कवर्ड बाय पोर्टुगीज एक्सप्लोरर जिसका नाम था वास्को डे गामा 1498 CE में. और इन अर्ली सेंचुरी द डच एस्टैब्लिश. ठीक है, तो क्या होता है? फिर उसके बाद फ्रेंच आ जाते हैं, राइट. आप इसको एक चीज से लर्न कर सकते हो. जैसे पहले पोर्टुगीज आए थे, डच आए थे, पीडीएफ, और बीच में इंग्लिश. उससे पहले इंग्लिश आया था, वैसे याद कर सकते हो. नाउ कॉम्पिटिशन, प्रॉफिट एंड रिवाइवरी. देयर वाज अ कॉम्पिटिशन एज वेल एज रिवाइवरी बिकॉज ऑफ ऑल द कंपनीज. वो क्या बाय करना चाहते थे? सेम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एट द चीपर रेट्स. सो व्हाट हैपेंड? इन यूरोपियन दे सेल इन हायर प्राइसेस. दे शॉर्ट प्रोडक्ट टू ट्रेड. मतलब उन्होंने से सिल्क में, स्पाइसेस में आप ट्रेड करें. So none of the company wanted to share its profit with the other competitor. At the point of time, they started buying product.
भाई वो प्रॉफिट तो शेयर नहीं करना चाहते थे एक दूसरे में। तो अब क्या होता था, एक टाइम ऐसा आया कि अब लोगों को जो प्रोडक्ट है वो हाई प्राइसेस में बाय करना पड़ा फ्रॉम इंडियन बिजनेसमैन, बट दिस चार्ज भी रिड्यूस देयर प्रॉफिट। इससे कुछ तो हुआ नहीं, बस एक चीज हुई कि भाई प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, अब उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता था जितना पहले मिलता था। सो व्हाट हैपेंड, दे एलिमिनेट rival companies. This led to the conflicts in battle among them. In 17th and 18th century, what there was a ship that were armed at sea routes, उनको ब्लॉक कर दिया गया to prevent loaded ships of the rival companies from sailing ahead. They sank each other's ships during armed conflict. भाई लड़ाई होती है, आर्म कॉन्फ्लिक्ट होती है, एक दूसरे की शिप्स को वो सैंक मतलब डुबा देते हैं। ट्रेडिंग कंपनी स्टार्टेड फोर्टिफाइंग देयर ट्रेडिंग पोस्ट। इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है किसके साथ, लोकल रूलर्स के साथ, who found this act as a threat of their soil. Therefore, the companies had no choice but to get involved in the local politics. In due course, Portuguese and Dutch were ousted from trade and territory, but the French and the British continued to fierce competition in the trade war. फिर एक आपको नॉलेज बूस्टर दिया हुआ है यहाँ पे किसका, एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट का। तो राइवलरी जो हुई थी फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, देयर कॉन्फ्लिक्ट वाज ट्रेड इंटरेस्ट इन इंडिया। इससे क्या होता है, कर्नाटिक वॉर होता है। कर्नाटिक वॉर 7040 से लेकर 7063 के बीच में होता है। यहाँ पे क्या होता है, जितने भी इंडिपेंडेंट रूलर्स है, जितने भी मिलिट्री स्ट्रगल है, किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी के, ये स्ट्रगल करते हैं फार फेस्ट एज द फ्रेंच वॉज सबड्यूड एंड द ब्रिटिश इंडियन कंपनी बिकम अ डोमिनेंट पावर। और ब्रिटिश क्या बन जाती है, एक डोमिनेंट पावर बन जाती है यहाँ पे। एंड हिस्टोरियन फील दैट द कॉन्फ्लिक्ट सेट अ स्टेज फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटेन। अब क्या हो गया, ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हो गया इंडिया। ठीक है, 3 कर्नाटिक वॉर होते हैं, मैंने आपको बताया 1740 से 1763 के बीच में। थर्ड कर्नाटिक वॉर ने प्रूव करा डिसिसिव एंड इट्स एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ पीस, जिसका नाम था पीस ऑफ पारसी एंड पेरिस इन 1763। और किसके अंडर क्या हुआ था कि जो पौंडीचेरी था और चंद्रनगर था, इनको वापस से फ्रेंच को वापस कर दिया गया टू ट्रेड। नेक्स्ट इज द ब्रिटिश एंड द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। सो द ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स फर्स्ट ट्रेड सेटलमेंट ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली। और कब करते हैं, 1651 में। फैक्टर्स और ट्रेडर्स ऑफ द कंपनी यूज दिस सेटलमेंट फॉर देयर बेस ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पे आपके ऑफिसेस थे, कंपनी ऑफिशियल्स के एज वेल एज वेयर हाउसेस के, जहाँ पे आप गुड्स को स्टोर भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नाउ जो सेटलमेंट थी, इट एक्सपेंडेड एज द कंपनी आस्क्ड ट्रेडर एंड मर्चेंट्स टू सेटल नियर द सेटलमेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। तो क्या होता है, फोर्टिफिकेशन होता है सेटलमेंट का। इन 1696 इन कंपनी सीज जमींदारी राइट्स, कुछ विलेजेस की जो जमींदारी राइट्स है उसको सीज कर दिया गया, और वो कौन किसने करा, मुगल ऑफिशियल्स। So they also tried to exploit the term of trade, but they were defeated by Mughal Emperor Aurangzeb, that later issued a farman to the East India Company and what it granted right to duty-free trade. मतलब आप ट्रेड कर सकते हो और ड्यूटी फ्री। Bengal was a rich province. We know that the British East India Company had a monopoly over trade with Eastern India. When they first came to India, जो उनके officials थे, they were traders. They seek permission or trade concession and other privileges in the Mughal court. बट आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, द एंटायर सिनेरियो चेंज। chieftains, subordinates, officers, samantas and they defeated rulers. They become independent and what they did, they started wielding complete authority and this further weakened the power of the emperor. So the company officials started taking advantage. ये advantage लेने लगे of the confusion and turmoil. They realized that the Bengal was the richest. इन्होंने रियलाइज भी करा कि जो बंगाल है सबसे रिचेस्ट प्रोविंस है इंडिया का। सो इन 1770 दे फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग ह्यूज कंसेशन फ्रॉम द मुगल एम्परर, जिनका नाम था फरुखसियार, एंड दे आर अलाउड टू इंपोर्ट एज वेल एज एक्सपोर्ट विदाउट एनी कस्ट। आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और आपको किसी भी तरीके की कोई क्या कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। दे ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड द एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। फरमान ऑफ औरंगजेब, इट स्टेटेड दैट ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी जो पार्टिसिपेट कर रहे थे ट्रेड में प्राइवेटली, दे वर सपोज टू पे ड्यूटी टू द एम्परर। उन्हें क्या करना है, ड्यूटी पे करनी है एम्परर को। एंड हाउएवर सम ऑफिशियल्स हु वर डूइंग द प्राइवेट बिजनेस, दे स्टॉप द पेइंग एंड ड्यूटी एंड दिस वाज अ कॉज ऑफ कंसर्न। इट मीन्स दैट द लॉस ऑफ रेवेन्यू टू बंगाल, जो लॉस ऑफ रेवेन्यू हो रहा है बंगाल का, एंड कॉन्फ्लिक्ट डेवलप्ड बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब्स ऑफ बंगाल रूल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century. So Bengal, although a part of Mughal Empire, what it did, it had asserted its power and autonomy after death, like Murshid Quli Khan, Alivardi Khan, Suraju Dowla. ये क्या थे तीनों,
ये तीनों नवाब थे बंगाल के, जिन्होंने डिसाइड करा कि ये क्या करेंगे, कार्य करेंगे ब्रिटिश ऑफिशियल को ड्यूरिंग देयर respective regime. Not only that, Nawab refused to grant concession, but what happened? इन्होंने कंपनी से क्या कहा कि आप ट्रिब्यूट मतलब पे करो ट्रिब्यूट इन एक्सचेंज ऑफ राइट टू ट्रेड, बट डिनाइड टू मिंट द कॉइन। हम ना तो कॉइन मिंट करेंगे ना ही किसी तरीके की करेंसी को मिंट करेंगे, स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इस फोर्टिफिकेशन, और आप फोर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है, फोर्ट्स किले नहीं बना सकते। और इन्होंने क्या रिस्ट्रिक्ट करा? From getting land right of the village, and the restriction meant less profit for the company and barriers to its expansion. The Nawab of Bengal they accused East India Company for deceptions and claiming that the action of the company were causing loss of revenue in Bengal. और उन्होंने क्या बताया कि जो भी जितना भी expansion हो रहा है, उन्होंने claim भी करा कि उससे क्या होता है, बंगाल में लॉस हो रहा है, and were threat to the authority of Nawab. East India Company retaliated by claiming that the demands of Nawab were inequitable and adversely affected its trade, why as well as its growth and expansion. और जितने भी differences थे, they were regarding the issue that turned into violent conflict. Now, Battle of Plassey, 1757 में होता है Battle of Plassey. So, Ali Vardi Khan, Nawab of Bengal, died in 1756. Surajudollah, who was a strong ruler, and become the next Nawab of Bengal, and the company officials were not in his favor. जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो उसके फेवर में नहीं थे। क्यों नहीं थे? बिकॉज ही डिड नॉट ग्रांट देम एनी ट्रेड कंडीशन, ना तो कोई ट्रेड कंसेशन दिया, ना ही कोई इनको अदर प्रिविलेज दिया। तो उन्होंने क्या करा, वो सब उसके अगेंस्ट हो गए, एंड दे साइडेड विद दिस रिवाइवल, एंड दिस एंगर्ड द नवाब, एंड ही ऑर्डर्ड कंपनी टू स्टे अवे फ्रॉम द पॉलिटिकल। आप कंपनी को क्या बोला कि आप जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स उनके दूर रहिए। सो ऑल दीज टॉक नेगोशिएट्स एंड फेल्ड, सब फेल्ड हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? द नवाब मार्च विद 30,000 सोल्जर्स टुवर्ड्स द इंग्लिश फैक्ट्री at Qasim Bazar and locked the warehouse, disarmed all the Englishmen and captured many officials, और blockade कर दिया इंग्लिश की ships को। Next what happened? वो कोलकाता जाते हैं and to capture the company fort there, and the British sent a strong contingent under the command of Robert Clive, who met Nawab Surajudollah army at Plassey in 17. Mir Jafar, who was the commander in chief. कौन थे commander in chief of Nawab army के? That is Mir Jafar. जगत सेठ एक रिच बैंकर थे, एंड अदर सेवरल कंस्पायर्ड द ब्रिटिश अगेंस्ट सिराजुद्दौला। मीर जाफर वाज प्रॉमिस्ड द नवाब टाइटल अपॉन द डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड? सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड और वो एग्जीक्यूट हो गए थे। द बैटल ऑफ प्लासी वाज द फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश बिकॉज रॉबर्ट क्लाइव मीर जाफर मेड न्यू नवाब ऑफ बंगाल, जो क्या थे, पपेट थे, एंड सर्व द ब्रिटिश मीटिंग देयर मॉनेटरी डिमांड्स। So, however, he tried to oppose. He was replaced by Mir Qasim as new Nawab and granted the company right to collect revenue from the district of Burdawan. Minnapur and Chittagong, Mir Qasim was loyal to the British for favor, but later what? He could not continue to agree with their policies. वो continue नहीं कर पाए जो भी पहले policy पे उन्होंने agree करा था। He wanted to free himself from clutches. He got his army trained in the army of modern warfare. नेक्स्ट ही रिमूव्ड ऑल द ड्यूटी, जितनी भी इंटरनल ट्रेड पे ड्यूटीज थी उनको रिमूव करा, जितनी भी इक्वालिटी थी राइट्स, मतलब जितनी भी इक्वालिटी थी राइट्स टू बोथ इंडियन एंड ब्रिटिश ट्रेडर्स। दिस एंडेड द ट्रेड मोनोपोली एंड द ब्रिटिश एक्टेड अगेंस्ट मीर कासिम। तो फिर उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है? मीर कासिम अलाई करता है हिमसेल्फ विद सिराजुद्दौला एंड शाह आलम सेकंड। सिराजुद्दौला वाज अ नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकंड कौन थे? वो 17th मुगल एम्परर थे। Then their combined forces, then what happened? Their combined forces met the British at Buxar on October 22, 1764. The combined forces were badly defeated. बहुत badly इनको defeat करा गया, and this victory allowed the British to establish a stronghold. फिर consequence होती है Battle of Buxar की। What happened? It exposed the weakness of Indian ruler. Diwani rights of Bengal, Bihar, and Odisha were given to the British, and this meant company collected revenue and taxes from the province to finance all its activity, जिसमें आपका war और expansion जो था इंडिया में दोनों हो रहा था। The collection of Diwani helped the British to deal with their inconvenience. Earlier what happened? British had to use gold and silver from the Britain to buy goods and in India, and they had no way of gaining direct revenue from India. कोई ऐसा तरीका नहीं था कि डायरेक्टली हम रेवेन्यू इंडिया से कलेक्ट कर सकें। So what happened? We have the acquisition, जो victory of Battle of Plassey थी, and the acquisition of Diwani was now meant that company could use Indian revenue for its expense.
कंपनी इंडिया के रेवेन्यू को अपने एक्सपेंसेस के लिए यूज कर सकती है. दिस रेवेन्यू वाज यूज्ड फॉर बाइंग कॉटन and self and maintaining army and naval forces. Right? It becomes self-sufficient and powerful. The British East India Company become an actual ruler with the revenue and military under control after the Viceroy in Buxar, Robert Clive, who became the Governor General in 1764. What it introduced? System of government. According to this system, the right to collect revenue and the power of jurisdiction stayed with the British, while the responsibility administration की वो किसे दे दी गई थी? नवाब ऑफ बंगाल को. This meant that British enjoyed all the powers and no responsibility. Ironically, what happened? नवाब जो थे उनके पास कोई भी पावर नहीं थी और जो उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसकी थी? एडमिनिस्ट्रेशन. एंड दिस इज व्हेन दिस कनिंग अरेंजमेंट बाय द ब्रिटिश एंड चैलेंजिंग द टास्क फॉर नवाब, इसे हम ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं. और द मेन सफर ऑफ दिस सिस्टम वाज भाई सफर कौन कर रहा था? कॉमन पीपल सफर कर रहे थे, और तो कोई कर ही नहीं रहा था. सो द कंपनी नाउ बिकम मोर पावर and authority in India. It took land and vast sum of money from the Nawab of Bengal. और किस फॉर्म में लिया? गिफ्ट के फॉर्म में. और ये जो एक्वायर्ड वेल्थ थी, इससे क्या हुआ? करप्शन हुआ विद इन द कंपनी एंड रॉबर्ट क्लाइव वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आउटस्टिंग द करप्शन विद इन द कंपनी. What happened? He gained everything enough to the province and now they were leading a comfortable life due to war and disease. Now British influence in the second half of 18th century. The company after the victory of Battle of Buxar, जब बैटल ऑफ बक्सर जीत जाती है, अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन द कंपनी हु एम टू वर्क फॉर इट्स इंटरेस्ट बाय बीइंग द कमर्शियल एज वेल एज पॉलिटिकल एजेंट. आप कमर्शियल एजेंट्स भी बन सकते हो और कमर्शियल भी और पॉलिटिकल एजेंट्स भी. एंड दीज एजेंट्स ने क्या करा? इंटरनल अफेयर्स में इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करा स्टेट के. एंड द कंपनी ट्राई टू इन्फ्लुएंस सक्सेसर रूलर एंड द पीपल हु वुड गिव एन इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट. So the company preferred direct military confrontation in this situation where it fell in the economic and political interest under the threat. The rulers of Mysore and Marathas were against the British, and the history during the second half of 18th century centers around Hyder Ali and Tipu Sultan, who were the rulers of Mysore. ये क्या थे? रूलर थे मैसूर के. Now war with Mysore. Hyder Ali, Vijayan and his Tipu Sultan were powerful ruler of Mysore. They were against the British and they opposed their policies. A large part of spice trade was under the control of Mysore state. जब इनकी डेथ हो जाती है, after the death of Hyder Ali, his son Tipu Sultan became the ruler of Mysore, and it took certain steps like stopping the export of sandalwood, pepper, and cardamom, and he also stopped the local merchants from trading with the company. भाई आप ट्रेड नहीं कर सकते कंपनी के साथ, ये उसने बोला. आर्मी को मॉडर्नाइज करा और with the help of French. And what happened? The British saw Anglo-Mysore as a threat of developing against the company. उन्होंने क्या देखा कि भाई एंग्लो मैसूर क्या होगा? वो थ्रेट होगा. एंड फॉर मैसूर वॉर वाज फाइट बिटवीन द रूलर्स ऑफ मैसूर एंड ब्रिटिश. एक 1767-69 तक चला, एक 1780 से 84 और 1790 से 92 एंड 1799. और जो पहला फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था, इट वाज वन बाय हैदर अली. ही डाइड इन द सेकंड. फिर उनका जो बेटा था टिपू सुल्तान, उन्होंने लड़ाई करी. And in third Anglo-Mysore War, British formed an alliance with other rulers and defeated Tipu Sultan. Large part of lands from Mysore were taken and Tipu had to pay fine and British tried. British ने क्या try करा कि हम impose करेंगे subsidiary alliance on Mysore. And they refused and refusal led to, मैं refuse करा, उससे क्या होता है? Fourth battle हो जाता है. And fourth Anglo-Mysore war properly called Battle of Srirangam. ये final battle था between the British and Tipu Sultan. टिप्पू सुल्तान डाइड फाइटिंग टू डिफेंड कैपिटल. उनकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, उनको बचाने के लिए. एंड दे एक्साइल्ड टू वेलोर एंड द रूल ऑफ मैसूर वाज गिवन. वुडयार्ड्स एक्सेप्टेड द सब्सिडरी अलायंस. जो वुडयार्ड्स थे उन्होंने क्या करा? सब्सिडरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया. नाउ ब्रिटिश एक्सपेंशन अंडर लॉर्ड वेलेस्ली. 1780 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली रहते हैं. एंड डिफरेंट गवर्नर जनरल्स केम अप बाय द डिफरेंट आइडियाज एंड पॉलिसीज टू एक्सपेंड द ब्रिटिश एम्पायर. लॉर्ड वॉलेसी ने फॉलो करी दो पॉलिसी, तो पॉलिसी ऑफ वॉर और दूसरी क्या थी? सब्सिडरी अलायंस. सो सब्सिडरी अलायंस में क्या था? जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया की, वो अपनी सॉवरेनिटी किसको हैंड ओवर कर देगी? ब्रिटिश को, इन एक्सचेंज फॉर प्रोटेक्शन. भाई अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए तो वेरियस इंडियन रूलर वर आस्क्ड टू साइन सब्सिडरी अलायंस एंड एग्री टू इट्स टर्म्स एंड कंडीशन. क्या थी टर्म्स एंड कंडीशन सब्सिडरी अलायंस की? लेट्स टॉक अबाउट. टू एक्सेप्ट द paramount power of the British. The rulers was not ready to keep their own army. The British officials called resident was censured at the ruler court, but at the same time, what happened?
कोई भी पर्सनल है यूरोपियन पावर का, वो कोर्ट में अलाउड नहीं किए, आप कोर्ट में नहीं आ सकते। द रूलर हैड टू कीप द ब्रिटिश आर्मी, उसको ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ेगी और द सब्सिडरी फोर्स रखनी पड़ेगी, जिससे वो प्रोटेक्ट कर सके अपने किंगडम को, और रिटर्न में उसको एक मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा। द रूलर डिड नॉट हैव पावर टू वेक वॉर अगेंस्ट द राइवल और एंटर इनटू अलायंस। इफ द रूलर एक्सेप्टेड ऑल दिस कंडीशन, द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम अटैक। ब्रिटिश क्या करेगा, इसे अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। नाउ एडवांटेजेस ऑफ द ब्रिटिश, क्या क्या एडवांटेजेस थे? देखो, जो सब्सिडरी अलायंस थी, बहुत एडवांटेजेस तो थी, बिकॉज दे कुड नॉट कंट्रोल द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द किंगडम थ्रू द रेजिडेंट। नॉट ओनली दिस, द रूलर ऑल्सो कुड नॉट एंजॉय। भाई, एक तो आप अपने इंटरनल अफेयर्स पे कंट्रोल नहीं कर सकते, और दूसरा क्या है, आप कोई भी डिप्लोमेटिक अफेयर्स में को एंजॉय नहीं कर सकते। एंड द डिफेंस वॉज ऑल्सो इन कंट्रोल, जो डिफेंस थी ना, वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में थी। As a ruler had to disband his own army and maintain the British army. जितने भी एक्सपेंसेस थे रूलर के स्टेट के, तो यहाँ पे कुछ सब्सिडरी अलायंस थी जो साइन थे, जैसे निजाम ऑफ हैदराबाद ने 1798, नवाब ऑफ अवध ने 1801 में, पेशवा बाजीराव सेकंड ने 1802 में, और सम चीफ्स थे राजपूताना रीजन के, उन्होंने भी सब्सिडरी अलायंस को साइन करा था। फिर हो जाता है वॉर विद मराठास। The defeat in the Third Battle of Panipat 1761 had weakened the power of Marathas. They divided into many states under different chiefs who belonged to different dynasties. Sindhya, Hosle, Gaikwad or Bhosle. So all these chiefs were under the Peshwa. We have Mahadaji Sindhya and Nana Pandavis, the known Maratha soldiers थे, and the British and the Maratha fought 3 wars. पहला वॉर था जो 1775 से 1782 तक चला, and ended with Treaty of Salabai. सेकेंड जो था वो 1803 से 1805 तक, इसमें क्या करा ब्रिटिश ने, आगरा, उड़ीसा, जो आज के टाइम में उड़ीसा है, और उसको कैप्चर करा एंड दिल्ली को। और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो कब तक चला, 1817 से 19 तक, जिसमें मराठास टोटली डिस्ट्रॉय हो गए, बिल्कुल खत्म हो गए। पेशवा वॉज रिटायर्ड एंड गिवन पेंशन एंड वॉज सेंट टू बिठौर इन कान। आफ्टरवर्ड हम देखेंगे एक्सपेंशन कैसे हुआ ब्रिटिश एम्पायर का 1805 से 1849 तक। सो फ्रॉम अर्ली 19th century, in the middle of 19th century, British resorted to aggressive policy or to expand their power in India. During the third phase, जब थर्ड फेज वाला टाइम आता है, ब्रिटिश ने क्या करा, डिफरेंट टेरिटरीज को कैप्चर करा अंडर द कंट्रोल ऑफ जावा, जैसे सुमात्रा एंड जावा, सिंगापुर एंड मलाय पेनिनसुला, किंगडम ऑफ नेपाल एंड म्यांमार। विद दिस कॉन्क्वेस्ट, ब्रिटिश ने क्या करा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रेड को भी कंट्रोल करा। फिर आती है पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी। ये किसने दी थी? लॉर्ड हेस्टिंग ने, वैन हेस्टिंग ने 1832। एंड द कंपनी डिक्लेम्ड दैट नाउ इट्स पावर एंड अथॉरिटी। भाई, जिसकी पावर अथॉरिटी है वो किससे बड़ी है? इंडियन स्टेट से। दिस पॉलिसी जस्टिफाइड दिस एक्शन, annexing the kingdoms or using other means to cabin the ruler. They forced ruler to accept subsidiary alliance. This policy paved the way to the policy which were later formed by the British. ब्रिटिश क्या फेस कर रहा था? अपोजिशन फेस कर रहा था, एंड दे टर्न देयर फोकस टुवर्ड, भाई उससे उन्होंने क्या करा कि उनका फोकस कहाँ चला गया कि हम अब छोटे छोटे किंगडम्स को एनेक्स करेंगे, जैसे किंगडम ऑफ किट्टौर कर्नाटका, जिनकी क्वीन थी रानी चेन्नम्मा, जिन्होंने अपोज करा ब्रिटिश को एंड फॉट अगेंस्ट देम टू स्टॉप एनेक्सेशन, एंड शी वाज कैप्चर्ड। उनको पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया 1824 में, एंड शी डाइड इन 1829 इन प्रिजन। और अपोजिशन जो था, इट्स कैरिड ऑन विद द प्रोमिनेंट वॉरियर, जिनका नाम था रायना ऑफ संगोली, एंड ही वाज हैंग्ड। उनको फिर फांसी की सजा दी गई 1830 में, एंड द कंपनी बिकम कंसर्न्ड अबाउट द रशियन एक्सपेंशन इन टेरिटरी। दे अज्यूम दैट रशिया माइट अटेम्प्ट टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया, और वो किसको एक्सप्लोइट करेगा नॉर्थ वेस्ट को। टू सिक्योर द नॉर्थ वेस्ट, कंपनी फॉर 2 वॉर्स विद अफगानिस्तान, एक 1838 में और एक 1842 में, जिससे क्या हुआ, इनडायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट हुआ कंपनी रूल का, एंड सिंध वाज टेकन ओवर बाय द कंपनी इन 1840। सिंध वाज टेकन बाय द ब्रिटिश, दे फोकस ऑन पंजाब, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट, राइट, विद द सिख किंगडम, एंड इन 1849 पंजाब वाज annexed. लॉर्ड डलहौजी एंड इट्स एक्सपेंशन पॉलिसी। सो लॉर्ड डलहौजी क्या बन जाते हैं? गवर्नर जनरल बन जाते हैं फ्रॉम 1848 to 56. He introduced a new system of annexation through his policy called doctrine of lapse. This doctrine proclaimed that if any Indian ruler die, भाई बिना कोई भी नेचुरल हायर छोड़े के अगर कोई भी इंडिविजुअल डाई कर जाता है, मर जाता है, ऑटोमेटिकली इसका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाता है।
राइट, जैसे एंड सतारा इन 1848, नागपुर, झांसी, संबलपुर, उदयपुर एंड many other kingdoms were annexed under the policy since it did not allow adopted heirs to take over. Now Dalhousie and Awadh. Dalhousie introduced another policy, दूसरी policy introduce करते हैं. He began annexing the territories to pretend a misgovernance. Nawab of Awadh, Wajid Ali Shah, was one such ruler who accused to misrule and misgovernance and reluctant to introduce reforms. Awadh was annexed on this pretext in 1856. जिससे क्या होता है, lot of anger हो जाता है among the Indian soldiers in the British army and many were held from Awadh. Now administration under the British. Now the British introduced the proper structure of administration. The annexation policy जो थी British की, they brought so many territories under the control that a uniform administrative structure become a must. Annexation and consolidation go hand in hand, and administrative structure streamlines everything. So we need to understand that since the ruler did not belong to the country, they did not care about the welfare of the common people. The daily administration was carried. We have civil service for general administration, army for military purpose, police for law and order, and judiciary for justice. देखो, अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग की, तो वॉरेन हेस्टिंग एक की फिगर थे जिन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए दैट हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ कंपनी. During this period, as the Governor General, Bombay, Bengal, and Madras were under the control of company. The three presidency was ruled by governor, और जो Governor General थे held the post of supreme head, and the Warren Hastings and the first Governor General of Bengal. इन्होंने क्या करे, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे, स्पेशली जुडिशियल सिस्टम में. Now civil service. Lord Cornwallis was one who started civil service with the purpose to administer India. He laid down the strict rules and regulation to be followed. And we have Lord Wellesley जिन्होंने एक Fort William College सेटअप करा कोलकाता में in 1800, and the East Indian College in England was another ace institution, जिसने जितने भी young officers थे उनको freshly recruit करा. Many young Indians were attracted to the civil service. In 1853, civil servants were appointed by the direction of the East India Company, but later written examination were introduced. And what happened? English and the people could not afford to go there. और जो medium थी exam की, वो क्या थी? English थी. Another reason was that it made it difficult for Indians to get into civil service, क्योंकि जो maximum age थी वो बहुत ज़्यादा low थी. Army मतलब जितने भी administrative reforms थे वो society में introduce हुए with many already in existing. And but the military strength was still deciding factor in determining someone authority. Cavalry जैसे swords हो गया, वो trained soldiers हो गए, और foot soldiers हो गए, they constituted the main part of Mughal army, and not much importance was given to the maintenance of trained infantry. Change in the system occurred when Awadh and Banaras started recruiting and training peasants for their armies. And what happened? Indian soldiers in the British army were called sepoy. The word sepoy किससे आता है? हिंद वर्ड जिसका नाम है सिपाही. सिपाही जो होता है उसको ही हम क्या कहते हैं? सिपोय कहते हैं. Then Afghanistan and Burma were muskets and matchlocks were being used, and the importance of infantry regiment rose, and it was trained with the required latest military requirement. European style of training and discipline was introduced. It created problem as caste-based feeling and feeling of community were ignored in that time. So British needed large standing army. और क्यों चाहिए थी? पहला है to carry out constant wars and annexation और suppress revolts and rebellion. जो people from all the castes, हर एक कास्ट के, हर एक रिलीजन के लोग थे जिन्होंने आर्मी को ज्वाइन करा. It was prestigious, and initially they were loyal to the British, but in 1857 इस uprising को क्या बोला जाता है? Sepoy mutiny. The police force needed to maintain law and order. We have Lord Cornwallis created a permanent police force in India. Each district was divided into thanas, which were looked after by the police personnel, जिसको हम दरोगा कहते हैं. Towns and villages में क्या होती थी? कोतवाल से चौकीदार होते थे, और स्पेशल पोस्ट को हम क्या कहते थे? DSP, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस. राइट. पुलिस फोर्स वाज एफिशिएंट एंड सक्सेसफुल, रिड्यूस माइनर क्राइम्स, और ये ऑपरेसिव विथ और इंटेंसिव था. अब हम बात करते हैं जुडिशरी की. The British streamlined the administrative to manage our country. Indian followed tradition and custom instead to fix laws to deal with different types of civil or criminal cases. And in the beginning of the British and British law only for Europeans, by the Bengal Regulation Act, एक आपका बंगाल रेगुलेशन एक्ट आता है 1793 में, जिसने क्या करा? जो जुडिशियल सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था? रिटन लॉज पे. इन दिस वे कुछ इंडियन ट्रेडिशन थे, दे फाउंड स्पेस इन द लॉ बुक,
and some were deregarded completely. This step made law uniform and easier to enforce, and Warren Hastings and Lord Cornwallis ये मेन आर्किटेक्ट थे जुडिशियल सिस्टम के। यहाँ पे कुछ सिविल कोर्ट थे, दीवानी अदालत, क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी कहा जाता था। इंडियन लॉज को कॉडिफाई करा गया विद द हेल्प ऑफ लॉ कमीशन, and it compiled the Indian Penal Code and principle of rule of law to establish. A collector was assigned to the district जो रेवेन्यू और टैक्सेस को कलेक्ट करता था, मेंटेन करता था, और एक यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था जिसका काम था लॉ को हिंदू एंड मौलवीज। क्रिमिनल कोर्ट्स फंक्शन अंडर द मुफ्तीज एंड काजी only when they are supervised by the collector. This meant equality before law and one and all, but this practice the European Indians were never treated as equal. They were tried in separate court, and Indian became a British colony under British Raj. There were a few problems regarding the interpretation of law. Brahmins used different school of Dharma Shastra as the basic to interpret different local law. In 1775, Hindu law was formed. There was Pandit that translated into English, जिसका नाम था N.B. Hallett. मुस्लिम कोड को कंप्लाई करा गया इन 1778, जो यूरोपियन जजेस को सपोर्ट करती थी फंक्शनिंग में। यहाँ पे कुछ गवर्नर जनरल्स की बात करिए, आप देख सकते हो। हमारे पास क्या था काउंसिल में, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन था, सिविल सर्विस और आर्मी, ठीक है। जुडिशियल में सेंट्रल में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वहीं अगर हम बात करें गवर्नर जनरल काउंसिल और लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, तो एक प्रोविंशियल था, एक डिस्ट्रिक्ट था, ठीक है। हाई कोर्ट में दीवानी अदालत और फौजदारी अदालत, पुलिस में डीएसपी, उनके अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, थाना अंडर दरोगा, जहाँ पे विलेज चौकीदार और टाउन कर्नाल। Now by 1857, East India Company came to India for trade and take the direct control about 63% of territory. Direct control कर लिया 63% of territory और 78% of population in the Indian subcontinent. The company was transformed from trading company to territorial, and the development of steam technology in 19th century helped the East India Company to establish their rule. Earlier, it took around 8 months to trade from England to India, which was reduced by the weeks, and combined with indirect influence on the remaining territory and population, the East India Company had virtually the whole India under the control. पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में इन्होंने कर लिया, right? So this was all in this chapter. Hope you understood how from the trade to territory the British East India Company established. Right? Now we will meet in the next class. Thank you.